तीन नए आपराधिक कानून की तर्ज पर उत्तराखंड में भी नए कानून हुए लागू। देहरादून पुलिस हेडक्वार्टर में 3 नए कानूनों को लेकर कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, आज ऐतिहासिक दिन। नए कानून के तहत हरिद्वार में हुआ पहला मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए तेज। खेल मंत्री रेखा आर्य ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से की मुलाकात। मोदी सरकार में पुनः मंत्री बनने पर दी बधाई। राज्य खेल योजना को लेकर हुई चर्चा। चारधाम में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। 50 दिन में पहुंचे लगभग 30 लाख यात्री। सबसे अधिक केदारनाथ धाम में पहुंचे श्रद्धालु। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। देश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून अब लागू हो गए हैं। इस मौके पर उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए कानून के लागू होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए देश की जनता को बधाई दी और कहा कि देश में सालों से चला आ रहा अंग्रेजों का कानून अब समाप्त हो गया है, जिसकी मदद से अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। वहीं सीएम धामी ने कहा कि नए कानून लागू होने से पहले ही विशेष बजट सरकार ने जारी कर दिया है। बता दें कि डीजीपी उत्तराखंड अभिनव कुमार ने कहा है कि 1973 में भारतीय कानून में अमेंडमेंट जरूर किया गया था, लेकिन यह पहला मौका है जब 3 कानून नए सिरे से लागू किए गए हैं, जिसके लिए उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह से तैयार है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिहाज से आज का दिन आज़ादी का दिन। अंग्रेजों के समय के जो 3 क्रिमिनल लॉज थे, पहली बार सारे कानूनों में इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है और मैं कहूँगा कि अब फाइनली एक तरह से स्वदेशी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारे पूरी कंट्री में लागू हो। पुलिस विभाग में खास तौर से हम लोगों ने इसमें ट्रेनिंग का जो एस्पेक्ट था, जो उपकरण चाहिए थे, जो हमारी प्रक्रियाओं में, जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस में परिवर्तन होने थे, उन सारी चीज़ों पे हमने अलग अलग समिति बना के काम किया था। 30 तारीख तक हमने लगभग 24,000 से भी अधिक पुलिसकर्मियों की ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग पूरी करवा दी। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। जो अंग्रेजों के ज़माने से पुराने कानून जो जटिल थे, न्याय मिलने में जिनसे देरी होती थी, उन सबको सरलीकरण किया गया है और बहुत सारे ऐसे कानून जो अपराधियों को बचाते थे, पुलिस को ज़्यादा भागदौड़ करवाते थे, मेहनत करवाते थे, निश्चित रूप से अब वो सबका सरलीकरण होगा, समाधान होगा और जो अपराधी हैं वो किसी भी स्तर पर नहीं बच पाएंगे और जो आम आदमी, सामान्य आदमी है, उसको तेज़ी से न्याय मिलेगा। राज्य सरकार की तरफ से भी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर दी गई है। 20 करोड़ रुपए का बजट भी इसके लिए जारी कर दिया गया है। इन नए कानूनों को लाने के लिए माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं। उनका मानसून सीजन के चलते धीरज गर्ब्याल जिलाधिकारी हरिद्वार ने नालियों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक ली। उन्होंने कहा कि सिंचाई, NH तथा नगर निगम के अधिकारी तालमेल से कार्य करें। उन्होंने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अभियंताओं को बारिश होने पर नहर का जलस्तर कम करने को कहा, जिससे पानी की निकासी आसानी से हो सके। बैठक में विधायक मदन कौशिक ने कहा कि यूपी सिंचाई विभाग के कार्मिकों की लापरवाही से शहर में बरसात का पानी भरता है। नहर का स्तर अधिक होने से पानी की निकासी सही से नहीं हो पाती। उन्होंने NHAI के अभियंताओं से कहा कि भूपतवाला में कामगारों की संख्या बढ़ाकर या JCB के माध्यम से सफाई कार्य शीघ्रता से पूरा किया जाए। जितने भी हमारे नगर पालिका क्षेत्र हैं, उसमें तो लोकल बॉडीज के माध्यम से सारे नालों की हम लोग सफाई कर रहे हैं। हरिद्वार में हमारे चल रहा है, रुड़की में लगभग सफाई पूरी हो गई है और लक्सर का एरिया, मंगलौर का एरिया, जिन स्थानों पर लास्ट ईयर बहुत पानी भरा था, जल भराव की स्थिति आई थी, वहाँ पे हम लोग नालियाँ साफ कर रहे हैं। जहाँ पे ब्लॉकेज है उसको ठीक कर रहे हैं
और ऐसे स्थान पे जहाँ पे मलबा ज़्यादा बढ़ गया है तो उन स्थानों को हम लोग चैनल। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव का प्रचार प्रसार इन दिनों जोर शोर से चल रहा है। भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियां हर हाल में सीट को जीतना चाहती हैं। चक्राता विधायक और कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह बद्रीनाथ विधानसभा के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर कर्णप्रयाग पहुंचे। कर्णप्रयाग में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला भारी मतों से इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है और इस उपचुनाव के परिप्रेक्ष्य में मैं विगत 3 दिनों से जब बद्रीनाथ विधानसभा में गया और जहां पर भी मैं गया लोगों के मन में आक्रोश है और उन्होंने विधायक की कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा की। और मैं समझता हूं कि जो वातावरण मैंने देखा है उस वातावरण के आधार पर कांग्रेस बहुत बड़े मार्जिन के साथ इस उपचुनाव को जीता है। हरिद्वार में हुए नाबालिग लड़की के साथ रेप और हत्या के मामले को लेकर जहां 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वहीं भाजपा नेता समेत 3 लोग फरार हो चले हैं। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है। जिन लोगों ने अपराध किया है उनको सलाखों के पीछे भेजा गया है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी अपराधी बख्शा ना जाए और यदि कोई अपराध करता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है और सलाखों के पीछे भेजा जाता है। ये कहना कि यहाँ की परिस्थितियाँ जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहीं ना कहीं गड़बड़ है, मैं उससे सहमत नहीं होंगी। मैं ये कह सकती हूँ कि ये चुनौतियाँ आती हैं, इन चुनौतियों को पार पाने के लिए लगातार जो है पुलिस विभाग को जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं उसका उन्हें वे पालन करते हैं और अपराधी किसी भी तरीके से स्वतंत्र रूप से कभी नहीं घूम पाते। बहादुराबाद क्षेत्र के गढ़मीरपुर सुमन नगर की रतमऊ नदी के रपटे समेत हरिद्वार जनपद के सभी पानी के बहाव वाले नाले, रपटों, पुलिया और नदियों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन ने चेतावनी बोर्ड लगाए हैं। साथ ही कई स्थानों पर सांकेतिक चिन्ह लगाते हुए पानी का बहाव ज्यादा होने पर नाले पुलिया पार न करने की अपील की है। वहीं जिलाधिकारी हरिद्वार धीरज गर्ब्याल ने बताया कि सभी पुलिया, नाले और नदियों पर पहले ही सांकेतिक चिन्ह लगा दिए गए हैं। बता दें कि जल भराव को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। मानसून पीरियड के लिए ऐसे स्थान जहां पे बारिश के समय में एकाएक जल स्तर बढ़ जाता है या फिर एक नदी का रूप ले लेती है। खासकर उदाहरण के लिए आप ले लीजिए जो खड़खड़ की जो घटना है जिसमें देहरादून के खासकर लोग थे जिन्होंने अपनी गाड़ियां पार्क कर रखी थी और पर्वतीय क्षेत्र में बारिश हुई तो एकाएक नदी का रूप ले लिया और जितनी भी गाड़ियां थी उनको बहा के साथ में ले गई। उसमें लगभग 8 गाड़ियां बही हैं और शुक्र है कि उसमें कोई बैठा नहीं था और उसमें 8 की 8 गाड़ियों को नहर से हम लोगों ने रिट्रीव कर लिया है। तो इस चीज़ को देखते हुए भी और पूर्व में भी हम लोगों ने निर्णय लिया कि ऐसे स्थानों पे हम चेतावनी बोर्ड हम लगाएंगे और जगह जगह पे हम लोगों ने चेतावनी बोर्ड लगाए भी हैं और लोगों को वार्निंग देने के लिए, सचेत करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की। आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी उत्तरकाशी से 5 किलोमीटर दूर पोखरी गांव के लोग सड़क की सुविधा से वंचित हैं। सड़क न होने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने इसको लेकर कई बार धरना दिया, ज्ञापन सौंपा, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। गांव के ग्रामीणों को बस सड़क के निर्माण का इंतजार है। सड़क नहीं होने से गांव के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिलाएं अगर बीमार हो जाएं तो उनको अस्पताल ले जाने में काफी समय लगता है। वहीं बच्चों को स्कूल ले जाने और ले आने में पूरा दिन लग जाता है। अगर गांव में किसी को घर बनवाना हो तो एक सीमेंट के बैग को गांव तक लाने में 200 रुपए अतिरिक्त देने पड़ते हैं। वहीं एक ईंट लगभग 25 रुपए की लागत से गांव पहुंचती है। हमें रोड को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी है। हमारे बच्चे भी रास्ते में हो रहे और जैसे हम स्कूल ले जा रहे बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है हमको स्कूल ले जाने में। हम माननीय विधायक जी से प्रार्थना करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी सड़क देने की कृपा करें और हमें आप पे विश्वास है कि हमारी रोड आप ही
स्वीकृत करेंगे। ये गांव जनपद मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूरी पर है और मुख्य सड़क से अगर सड़क कटती है तो इस सड़क की दूरी मात्र 100 मीटर की रह जाएगी। सड़क के लिए ग्रामीणों ने कई बार अधिकारी कार्यालय में धरना दिया। ग्रामीण मुख्यमंत्री से भी गुहार लगा चुके हैं, पर इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। ग्रामीणों का कहना है कि एक रसोई गैस का सिलेंडर लगभग 300 रुपए अतिरिक्त भाड़ा देकर यहाँ पहुँचता है। हालांकि इसमें गौर करने वाली बात ये है कि गाँव से आज तक पलायन नहीं हुआ है, पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य के नाम पर कई ग्रामीण गांव छोड़कर जिला मुख्यालय में किराए के मकान में रहने को मजबूर है। साल हो गए हैं और सड़क से हम वंचित है, और जबकि सारी दुनिया में सड़क है, यहाँ सड़क नहीं बन रही। तो हम लोग बहुत परेशान है। सड़क में जाते जाते हमें कितनी तकलीफ होगी। यहाँ पर 2004 से हमारी सड़क स्वीकृत है जिला प्रांत से, और आज तक हमारे जो पड़ोसी गांव है उन्होंने आपत्ति की और सड़क नहीं बन पाई। तो फिर उसका नए ढंग से संरेखण हुआ, उसका खुटी नामी टोक से उसका प्राकलन बना, लेकिन डांग वालों के खेत आने के कारण वहाँ पर जो है सड़क नहीं बन पाई। जब हमारी ग्राम सभा किसी महिलाओं की तबीयत खराब होती है, प्रसव रास्ते में होता है, तो कैसे लगता है। हॉस्पिटल ले जाते हमें तो इतना दुख होता है कि आंखों में सीधे आंसू भी आ जाता है। आज़ादी से समय से लेकर हम सड़क के मांग को लेकर आ रहे हैं, परंतु अभी भी हमारी रोड नहीं बन पाई। आजादी के बाद भी ग्रामीण जंगल वासियों जैसा जीवन जी रहे हैं। ग्रामीणों को इंतजार है तो बस सड़क के विकास का। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन इस पर कब तक कार्रवाई करती है और कब तक ग्रामीणों को इस समस्या से निदान मिल पाता है। IND 24 के लिए दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्य ने केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से शिष्टाचार भेंट कर मोदी सरकार 3.0 बनने पर व उन्हें पुनः मंत्री बनने पर बधाई दी। इस अवसर पर मंत्री रेखा आर्य ने उन्हें 2024 में उत्तराखंड में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ की तिथि निर्धारित करने व अन्य बिंदुओं के संबंध में चर्चा की, जिस पर केंद्रीय खेल मंत्री द्वारा शीघ्र अतिशीघ्र राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कराए जाने की बात कही व सहमति जताई की, साथ ही उन्हें देवभूमि उत्तराखंड आगमन का निमंत्रण भी दिया। सरकार द्वारा ग्राम्य विकास विभाग लोहाघाट के सहयोग से महिला समूह की लौह शिल्पियों को रोजगार से जोड़ने के लिए लोहाघाट में 5 साल पहले ग्रोथ सेंटर खोला गया था, जिसे लौह शिल्पियों ने अपनी मेहनत से ऊंचाई की बुलंदी तक पहुंचाया। लोहाघाट ग्रोथ सेंटर में बने लोहे के बर्तन व कृषि उपकरण प्रदेश के साथ साथ देश में भी काफी प्रसिद्ध हुए। खुद मुख्यमंत्री, प्रदेश के मंत्रियों, राज्यपाल और सचिव स्तर के अधिकारियों ने ग्रोथ सेंटर की सराहना की और उसे आगे बढ़ाने में सहयोग देने का आश्वासन दिया था। लेकिन अचानक खंड विकास अधिकारी के द्वारा ग्रोथ सेंटर प्रगति महिला ग्राम समूह की महिलाओं को 3 जुलाई तक ग्रोथ सेंटर खाली करने के आदेश दिए गए हैं। बीडीओ के आदेश से भड़के लौह शिल्पियों ने एसडीएम कार्यालय लोहाघाट में जोरदार नारेबाजी करते हुए एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट से उन्हें न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। साथ ही मांग पूरी न होने पर आमरण अनशन की चेतावनी भी दी है। एसडीएम साहब को हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं, जो कितने पत्र हम लोग जो है शासन प्रशासन सब जगह हम लोग जो है अपनी मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर दे चुके हैं, लेकिन आज प्रशासन के द्वारा हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनी, अपनी मनमानी की जा रही है। इतना कुछ होने के बाद भी न तो हमारे कहीं पत्रों की जाँच हो रही है, हम लोग अनुसूचित जाति आयोग से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम लोग देहरादून तक पहुँच गए, लेकिन फिर भी हमारी मांगों की सुनवाई नहीं हो रही। और बीडीओ साहब पत्र में पत्र जारी किए जा रहे हैं। बीडीओ साहब कह रहे हैं कि 3 दिन के अंदर आप ग्रोथ सेंटर खाली करो। 5 साल तक हमने इस ग्रोथ सेंटर को चला के इतने आगे पहुँचाया है एक समूह ने, और उस समूह की ये लोग शिकायतकर्ता बना रहे हैं, जिसका लौह शिल्प के साथ कोई संबंध नहीं है, न तो उसका भौतिक सत्यापन हो रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इतने सारे लोग काम करते हैं, हम गरीबों के पेट में लात मार दी गई है। अब ग्रोथ सेंटर ऐसे ही खाली करने को बोल दिया है, उस पर हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे इसके बाद। देश में कानून प्रणाली में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। 3 मुख्य आपराधिक कानून, भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता 1898 और 1973 लागू नहीं रहेंगे। इनकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो गई है।
इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आशीषपाल सिंह भिष्ट ने कहा है कि अच्छी बात है कि आज से 3 नए कानून अपना स्वरूप ले रहे हैं, लेकिन हमारा संविधान आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करने में बिल्कुल सक्षम है। अब नए कानून लाए गए हैं, इससे क्या कुछ बदलाव होता है ये देखने वाली बात होगी। आज से भारतीय न्याय संहिता में जो है कई नए कानून जो है अपना स्वरूप ले रहे हैं, आज से लागू हो रहे हैं। अच्छी बात है अगर ज़रूरत के हिसाब से समय पे संविधान में बदलाव होता है, लेकिन आप देखिए कि देश का संविधान बहुत मजबूत संविधान है और इसका उदाहरण पूरी दुनिया में दिया जाता है। और हमारा संविधान आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करने में पहले से ही सक्षम है। तमाम जो है दंड संहिता उसमें है, जिसमें किसी भी तरीके का क्राइम है उसके लिए पहले से प्रावधान है। अब नए कानून लाए गए हैं, इनका क्या असर रहेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन सरकारों की इच्छा शक्ति पर, सरकारों की कार्यकुशलता पर, अनुभव पर जो है कानून का जो है सही तरीके से पालन हो सकता है। और पहले से ही जो है ये सारे प्रावधान है, अब नाम बदलने से या धाराएं बदलने से इसमें नया क्या होगा ये देखने वाली बात है। और ये इस चीज़ पे निर्भर करेगा कि सरकार हैं, पुलिस विभाग है, जिनको जो है इन्हें लागू करने की जिम्मेदारी, वो कैसे जो है इसको लागू करते हैं, सारा जो है इसी बात पर निर्भर करेगा। और इसके परिणामों का क्या असर है तो आने वाला समय बताएगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत एवं पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद अनिल बलूनी चुनाव जीतने के बाद पहली बार रामनगर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने को लेकर सरकार पूरी तरह प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शीघ्र ही सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों और अन्य स्टाफ की तैनाती के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने प्रदेश के कुछ सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने को लेकर कुछ अस्पतालों को PPP मोड पर दिया गया था, जिसमें रामनगर का सरकारी अस्पताल भी शामिल था। रामनगर जब भी आता हूँ तब यहाँ के लोग भी, जनता भी और जनप्रतिनिधियों की एक ही शिकायत रहती है कि इसको PP मोड से हटा लें। लेकिन अब जब सब लोग इसके विरोध में हैं तो सरकार ने निर्णय ले लिया है कि जितने भी हॉस्पिटल PP मोड पे उन सबको हटा के जो है सरकारी व्यवस्था में रखें। कि सरकार ने निर्णय ले लिया है, बहुत जल्दी एक कैबिनेट निर्णय मैं करूँगा और मुझे लगता है कि 30 सितम्बर से पहले सभी हॉस्पिटलों को हम सरकारी सिस्टम में ले आएँ। अब हमको हर साल 750 MBBS के बच्चे मिल रहे हैं। हमारे मेडिकल कॉलेजों से हर साल 750 लोग MBBS कर रहे हैं। हमारे राज्य में अब डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी भी अब 2 साल में पूरी हो जाएगी। रामनगर को पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया की वन्यजीव पर्यटन की राजधानी बनाएंगे। उसके लिए पूरी तरह से काम भी चालू है। हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो भी हम बना रहे हैं और आप निश्चित मान के चलिए आने वाले कुछ ही समय के बाद आप लोगों को इस तरह की योजनाएं यहाँ साफ देखने को मिलेंगी, जिससे रामनगर के अंदर पर्यटन भी बढ़ेगा। रामनगर में जो हमारे युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको कैसे रोजगार की तरफ मोड़ा जाएगा और रामनगर के अंदर ट्रेन की सुविधा हो, बाकी और कनेक्टिविटी की सुविधा हो, उस सब के लिए भी काम कर रहे हैं। आप मान के चलिए कुछ ही दिनों के अंदर पूरे रामनगर में जो विकास करना है उसका खाका आप लोगों के साथ साझा करें। मानसून सीजन अब शुरू हो चुका है और शहर में पहली बारिश ने प्रशासनिक तैयारियों की पोल भी खोल दी है। पहली बारिश से जगह जगह हुए जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कांग्रेस ने इसी मुद्दे को लेकर सरकार को बरसाती सीजन में नालों की सफाई न होने पर घेरने की कोशिश की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शहर के नालों की सफाई बरसात से पहले न होने पर नालों में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसी नेता अशोक शर्मा ने भाजपा के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि शहर विधायक अधिकारियों के साथ बैठक तो कर रहे हैं, लेकिन नालों की सफाई को लेकर की जाने वाली व्यवस्था को नहीं देख रहे हैं। उन्होंने भाजपा के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि शहर के नालों की अभी तक सफाई नहीं की गई, जो भारी बारिश के बाद शहर में जलभराव की स्थिति पैदा कर देता है। इन स्थलों के लिए ज्ञापन दिया था और यहाँ लोग कांप रहे हैं बारिश से। आपको पता ही है कल कितनी गाड़ियाँ बह गई, चित्रा टाकीज पे, रानीपुर मोड़ पे, कनखल में, भीमगोडे में, ज्वालापुर में। कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ नुकसान नहीं हुआ? कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पानी नहीं भरा? लेकिन ये भाजपा के नेता, भाजपा की सरकार केवल AC बैठकों में
ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए हर वर्ष उस समय नालों की सफाई शुरू कराते हैं जब जो है बरसात जो है होनी शुरू हो जाती है और बरसात जो है नुकसान कर देती है। वो इसलिए करती है ताकि बरसात आधा कूड़ा तो अपने आप बहा के ले जाए। आज हमने नाले के अंदर मीटिंग करी है, नाले के अंदर बैठ के, और ये दर्शाने की कोशिश करी है कि इस नाले में अभी तक हाथ नहीं लगा। धर्मनगरी हरिद्वार में माया देवी मंदिर में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरिगिरी महाराज ने विश्व धर्म संसद की आधिकारिक वेबसाइट का उद्घाटन किया। इस वेबसाइट के द्वारा विश्व धर्म संसद की सभी गतिविधियों को पूरी दुनिया में देखा जा सकेगा। वहीं इस मौके पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्र पुरी ने कहा कि अखाड़ा परिषद ने यति नरसिंहानंद गिरी को समर्थन दिया है। इसी के साथ हमारे ओर से विश्व धर्म संसद वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया, जिसमें सभी गतिविधियों को आम जनता तक पहुंचाया जाएगा, जो कि पूरे विश्व में कार्य करेगी। हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्रीमान हरिगिरी जी महाराज, आपके द्वारा विश्व धर्म संसद वेबसाइट का लॉन्च हुआ है। हमारा एक ही मिशन है, सनातन को कैसे बचाया जाए। आपने सनातन के लिए आज से नहीं कहीं वर्षों से आपने एक ऐसी तपस्या की है, आपने एक ऐसी फौज तैयार की है जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में सनातन का प्रचार प्रसार करेगी। और जितने भी अखाड़े हैं, जितने हम साधु संत हैं, जितना समाज है, सब आपके साथ तन से मन से और धन से आपका सहयोग करेंगे। सभी सनातनी आपके साथ है और सभी का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। आप जैसे भी आदेश करेंगे हम सब आपका साथ देंगे, आपके साथ रहेंगे। सनातन विश्व का एक संगठन ऐसा तैयार किया जा रहा है। अभी तो ये बीज पड़ा है, जैसे आप पीपर का और बर का बीज देखते हैं, ऐसे बीज है। पर उम्मीद है कि आने वाले ये अपने आप में समय के साथ विशालता होगा, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। और इनके अंडर में तमाम जगह जगह तमाम इकाइयां भी और तब चीजें, वो अपने आप नरसिंहानंद जी को अधिकार रहेगा। रोज मरने सच्चा है कि ऐसी मौत हो जो आने वाले लोग कहें कुछ सनातन के लिए कर गया। देखिए, मेरे गुरुजनों का समर्थन मिला है। मेरे गुरु स्वामी हरिगिरी जी महाराज और हमारे सबके मार्गदर्शक हमारे अध्यक्ष अखाड़ा परिषद के स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज और मेरे गुरु प्रेमगिरी जी महाराज, मेरे गुरु भाई, हम सबका समर्थन आज विश्व धर्म संसद को मिला है। सनातन धर्म और संपूर्ण मानवता की रक्षा ये सन्यासियों का लक्ष्य है। जगत गुरु जी महाराज आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हमें ये लक्ष्य दिया था। हम अपने लक्ष्य पर अडिग हैं। सनातन की रक्षा ही हमारा कार्य है। सनातन की रक्षा करते करते यदि हमारे प्राण जाते हैं तो हमें मोक्ष मिलेगा, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, धर्म की रक्षा के करते करते मोक्ष की प्राप्ति। खटीमा के मझोला ग्राम पंचायत के दाह ढाकी गांव में ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार पर सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता का आरोप लगाया है। बता दें, गिल फॉर्म से राय सिख बस्ती की ओर लगभग 4-5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य 6 महीने पहले लोक निर्माण विभाग ने कराया था। अब वह सड़क बदहाल हो गई है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इसमें घटिया किस्म की सामग्री का इस्तेमाल किया गया और सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता MC पलड़िया का कहना है कि मानकों को ध्यान में रखकर निर्माण कार्य कराया गया। बरसात के कारण सड़क टूट रही है, इसका निरीक्षण कराया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।